कभी सोचा है कि इस यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी चीज क्या हो सकती है? शायद बहुत से लोगों के लिए जवाब होगा ब्लैक होल। बिल्कुल। हैं ही ऐसी पहेलियां जो दिमाग को एकदम घुमा देती हैं। तो आज हम इन्हीं ब्लैक होल्स की दुनिया में थोड़ा गोता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या, बनते कैसे हैं और क्या है इनके बारे में कुछ मजेदार बातें। हाँ, और हमारी ये बातचीत अनुपम दास के एक शोध पत्र के कुछ हिस्सों पर आधारित है, तो कोशिश रहेगी कि इसे आसान रखा जाए। बिल्कुल, मकसद यही है कि जो जटिल विज्ञान है इसके पीछे उसे आसान शब्दों में समझें, ताकि कोई भी जिसे पहले से पता ना हो वो भी इसकी बेसिक जानकारी ले सके। हाँ, ताकि सब समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज? क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा तो नहीं है कि कोई खाली गड्ढा हो स्पेस में। नहीं नहीं, वो आम धारणा गलत है। असल में ये स्पेस का अंतरिक्ष का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण वो इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली है कि लाइट भी यानी प्रकाश वो भी इससे बचकर बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, इसके लिए शायद वो एस्केप वेलोसिटी वाली बात करते हैं। जैसे पृथ्वी से रॉकेट को स्पेस में भेजना हो तो एक मिनिमम स्पीड चाहिए, करीब 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। हाँ बिल्कुल, वही कॉन्सेप्ट है। तो ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, और हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ चल नहीं सकता। इसीलिए वो काला दिखता है, क्योंकि लाइट ही बाहर नहीं आ पाती। एग्जैक्टली। और इसके एकदम सेंटर में मानते हैं कि एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम 0 और डेंसिटी इन्फिनिट मतलब अनंत। और उसके चारों ओर एक बाउंड्री, एक अदृश्य सीमा जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। हाँ, इवेंट होराइजन वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार कोई चीज उस सीमा के अंदर गई तो फिर वापस ही मुमकिन नहीं। वहीं पर स्पेस और टाइम का ताना बाना अजीब तरह से खिंच जाता है। कमाल है। अच्छा, तो ये बनते कैसे हैं फिर? हाँ, ये प्रोसेस वाकई दिलचस्प है। देखिए, ब्लैक होल्स ज्यादातर तब बनते हैं जब कोई बहुत ही बड़ा तारा, मतलब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा, अपना सारा फ्यूल, अपना परमाणु ईंधन खत्म कर देता है। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तब तारे के अंदर जो प्रेशर बन रहा था वो उसकी अपनी ही ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता, और तारा वो भयंकर तेजी से अपने आप में ही ढह जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ओके। और अगर वो जो ढहने वाला कोर है उसका मास, उसका द्रव्यमान एक खास लिमिट से ज्यादा हो, हमारे सूरज के मास से लगभग 1.4 गुना ज्यादा, इसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। हाँ हाँ, चंद्रशेखर सीमा। तो हाँ, अगर कोर का मास उससे ज्यादा है तो वो इतना सिकुड़ जाता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। तो मतलब क्या हमारा सूरज भी कभी ब्लैक होल बन सकता है? नहीं, सोर्स के हिसाब से हमारा सूरज इतना बड़ा है ही नहीं। वो जब अपनी जिंदगी पूरी करेगा तो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी इतनी पावरफुल है तो क्या ये वाकई वैक्यूम क्लीनर की तरह आसपास के हर चीज को खींच लेते हैं? फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। ब्लैक होल ऐसे किसी चीज को चूसते नहीं है। देखें, उनका गुरुत्वाकर्षण जबरदस्त है, पर वो चीजों को वैसे ही खींचता है जैसे धरती हमें खींचती है या सूरज ग्रहों को अपनी ऑर्बिट में रखता है। तो मतलब कोई चीज ब्लैक होल में तभी गिरेगी जब वो उसके इवेंट होराइजन के बहुत बहुत करीब आ जाए। और अगर कोई चीज बहुत पास आ जाए तब क्या होता है? तब तब ग्रेविटी का जो खिंचाव है वो उस चीज के अलग अलग हिस्सों पर इतना अलग होता है कि वो चीज वो नूडल्स की तरह खींचकर लंबी हो जाती है। क्या सच में? हाँ, इस प्रोसेस को एक मजेदार नाम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। सोचिए जरा। हम उन्हें डिटेक्ट कैसे करते हैं? ये भी एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, इवेंट होराइजन के अंदर से तो लाइट नहीं आती, ये सही है, पर ब्लैक होल हमेशा एकदम शांत या अदृश्य नहीं होते। अच्छा, कैसे? अक्सर क्या होता है कि इनके चारों ओर जो गैस और धूल गिर रही होती है वो एक बहुत गर्म और चमकदार डिस्क बना लेती है। इसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क। हाँ, और इसी डिस्क से जबरदस्त रेडिएशन निकलता है, जैसे एक्सरेज। बिल्कुल। और जो 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 ब्लैक होल की तस्वीर ली थी ना, वो असल में इसी चमकदार एक्रीशन डिस्क की ही तस्वीर थी, ब्लैक होल के साये के आसपास। हाँ, वो आइकॉनिक इमेज। वही। और इतना ही नहीं, कुछ ब्लैक होल अपने पोल्स से मतलब ध्रुवों से मैटर और एनर्जी की शक्तिशाली धाराएं भी फेंकते हैं बाहर। हाँ। इन्हें जेट्स कहते हैं। ये ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। वो और तो और स्टीफन हॉकिंग की एक थ्योरी थी, हॉकिंग रेडिएशन। उनका कहना था कि ब्लैक होल असल में बहुत बहुत धीमी गति से एक किस्म का रेडिएशन छोड़ते हैं और धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकते हैं, मतलब वाष्पित।
हालांकि ये प्रोसेस अरबों खरबों साल लेता है। तो मतलब वो पूरी तरह काले नहीं है और एक्टिविटी भी होती है। तो फिर वैज्ञानिक इन्हें पक्के तौर पे ढूंढते कैसे हैं? क्या सिर्फ डिस्क और जेट्स देखकर? वो एक तरीका है, पर और भी हैं। ज्यादातर इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी तारे की ऑर्बिट को स्टडी करके। अगर कोई तारा किसी ऐसी चीज का चक्कर लगा रहा है जो दिख नहीं रही पर बहुत भारी है, तो वो ब्लैक होल हो सकता है। अच्छा, उसके असर से पता चलता है। हाँ, फिर एक्रीशन डिस्क से आने वाली जो तेज एक्सरेज हैं, उन्हें डिटेक्ट करना एक बड़ा सुराग है। और वो गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स, उनका भी तो पता चला है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा सबूत है। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं और मिल जाते हैं, तो वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। इन्हीं लहरों को लाइगो जैसे डिटेक्टरों ने पकड़ा है। इससे उनके होने की पुष्टि हुई है। और फिर वो M87 वाली सीधी इमेज तो है ही। हाँ, वो पहली सीधी तस्वीर। समझ गए। तो काफी तरीके हैं पता लगाने के। हाँ, तो अगर संक्षेप में कहें, ब्लैक होल वो जगह हैं जहां ग्रेविटी बेइंतहा है। ये बड़े तारों के खत्म होने पर बनते हैं। इनका एक इवेंट होराइजन है जिसके पार वापसी नहीं। ये वैक्यूम क्लीनर नहीं है, बस अपनी ग्रेविटी से खींचते हैं। और ये हमेशा काले या शांत नहीं होते। इनके आसपास की एक्रीशन डिस्क, जेट्स और ग्रेविटेशनल वेव्स इनके होने का पता देती हैं। तो इसका मतलब यही है कि ब्लैक होल हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम नियमों की याद दिलाते हैं और शायद हमारी अपनी समझ की सीमाओं की भी। ये स्पेस, टाइम, रियलिटी, इन सब पर बड़े गहरे सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। सोचे, इवेंट होराइजन के पार क्या होगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को खींचता है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि अगर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि प्रकाश तक को जकड़ ले, तो ब्रह्मांड में और कैसे कैसे अजूबे छिपे होंगे जिनके बारे में शायद हम अभी सोच भी नहीं सकते।